हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ एजुकेशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो जैसे बच्चों आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे, जिसको हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो आज मैं इसका सेकंड भाग आपके सामने लेके आया हूं। तो जल्दी से आप भी जुड़ जाइए, तो हम आपके क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले इसके अंदर कुछ कंडीशंस प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अनंत हल होने का प्रतिबंध, जैसे कंडीशन दी हुई है इन्फानाइट सॉल्यूशन की, तो ये आपकी समीकरण होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। जैसे अगर एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ पर, तो कोई भी एग्जाम्पल बेटा आप लिख सकते हो कि 3x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं यहां पर इस तरीके से इसका क्या लिख सकता हूं, समीकरण लिख सकता हूं। और बेटा यहां से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे, समीकरण को लिख दोगे। इस तरीके से तीसरा समीकरण भी लिख दोगे। तो बेटा यहां पर उसने पूछा क्या है, उसकी कंडीशन क्या होगी, तो ऐसा आप एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हो समीकरण के लिए, ठीक है ना। अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। तो बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, तो जैसे अगर मैं दो समीकरण लिखता हूं, देखिए कोई भी दो समीकरण लिख लो, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है। और यहां पर लिख देता हूं मैं 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 15। तो यहां पर आप एग्जाम्पल के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। a1 जो आपका है 6 और a2 आपका कितना है 2, तो 2/6 इज इक्वल टू 4/12 इज इक्वल टू 5/15। तो यहां पर बेटा आप देख सकते हो, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 एकम 5, 5 तिया 12। तो आप देख सकते हो तीनों आपके इक्वल आ गए, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो आपका ये कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल हो गया। इस तरीके से बेटा ये किसके लिए है, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होने का प्रतिबंध। तो इसके अंदर क्या होंगे बेटा, तीनों के मान जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना, आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऐसे। नेक्स्ट, अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बेटा, जैसे मैं कह दूं कि ये आपकी क्या होगी इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहां पर मैं आपकी दो इक्वेशन है वो यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इससे आपका जो अद्वितीय हल कैसे होगा, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो इसको हम बोलेंगे अद्वितीय हल। तो देखिए बेटा कैसे, जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल दूं कि 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 और 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 7। तो यहां से बेटा जो आपका a1 बाई a2 है, ये आपका a1 है, ये a2 है। तो मैं यहां से लिखूं अगर, तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 4/9, ठीक है ना। तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 4/9। तो यहां से आप ये कह सकते हो ये कंडीशन किसके लिए है, अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध है। तो बेटा ऐसे जब आपको दो समीकरण दें, तो उसमें आप कैसे करोगे, आप यहां पर दो समीकरण से ही कर लोगे, ठीक है ना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आपकी दो समीकरण ही यूज की थी। तो दो समीकरण से भी आपका क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि अनंत हल कैसे होंगे, ठीक है ना बेटा। तो यहां पर भी हमने दो समीकरण से आपका क्या निकाला है, अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो आपका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध हो जाएगा। अब देखिए बेटा, जो तीन समीकरण है वो यहां पर अब यूज होंगे, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0,
और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आपका कोई हल कब नहीं होगा, जब आपका a1 बाय a2 बराबर v1 बाय b2 तो होगा, पर c1 बाय c2 के इज नॉट इक्वल, इसके बराबर नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा, देखिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, और यहां पर मैं लिखूं 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 13। तो यहां से अब देखिए आपका a1 कितना है 3 और a2 कितना है 6। यहां से पता चल रहा है ना a1 a2, तो 3 6 इज इक्वल टू b1 कितना है 5 और b2 कितना है 10, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो आप यहां से देख सकते हो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बेटा मेरा जो पहला है a1 बाय a2 वो तो b1 बाय b2 के बराबर है, पर c1 बाय c2 के वो बराबर नहीं है। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन के लिए है बेटा, ये आपकी कोई हल नहीं होने का ये प्रतिबंध है। मतलब कोई हल नहीं होगा तो उसमें a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 तो होगा, पर c1 बाय c2 के बराबर नहीं होगा। और अद्वितीय हल में क्या था, जब a1 बाय a2 आपका नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 था, तब आपका क्या था अद्वितीय हल। तो बेटा तीनों कंडीशन आप ये याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। तो बेटा दोनों रेखाओं की पर्णवता जो ढाल है स्लोप, जिसको m से डिनोट करते हैं, किससे m से, तो दो रेखाओं के बीच, ठीक है ना। तो ये आपकी दो रेखाएं हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इनकी ढाल अगर m1 और m2 है, अगर मैं कहूं इसकी ढाल m1 है और इसकी ढाल m2 है, तो बेटा जब समांतर होती है तो उसके अंदर कंडीशन क्या बनती है, m1 बराबर m2, क्या बनती है m1 बराबर m2, और यहां पर m होगा क्या बेटा -a/b। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तब हम इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो यहां से इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, जब आपके पास दो रेखाओं के समांतर होने का दिया हो प्रतिबंध कंडीशन, तो उसका हम m1 m2 निकालेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर होता है लंबवत, तो दोनों रेखाओं की जो पर्णवता है, ढाल है, स्लोप, उसका गुणा -1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -1। कहने का मतलब बेटा m1 m2 इज इक्वल टू -1। जब इन दोनों की गुणा करवाएं तो दो रेखाएं दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनकी ढाल m1 m2 है, तो m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो मैं यहां से कह सकता हूं अगर इसकी m1 है और इसकी m2 है, तो यहां पर आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी, m1 m2 इज इक्वल टू -1, और जिसमें m हम पर्णवता निकालेंगे किससे, -a/b। ये भी ध्यान रखना। तो -a/b से हम उसकी पर्णवता मतलब ढाल निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अब बेटा आपके पास क्वेश्चन आ गया है, इससे मैंने आपको कल बताया था, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए इधर, तो क्वेश्चन आपका क्या है, बिंदु A है 2 और 3, ये कोऑर्डिनेट है उसका, x के सापेक्ष प्रतिबंध बिंदु क्या होगा। तो बेटा इसके अंदर तो बाद की बात है, इसमें डिनोट करना मैंने आपको सीधा बताया हुआ है कि जब x के सापेक्ष निकालना होगा तो x वाला कोऑर्डिनेट जो आपको दिया हुआ है ना a2 3, तो इसमें ये क्या है x और ये क्या है y। तो बेटा x वाला तो आपका रहेगा क्या, कांस्टेंट नियत, और y वाले का निशान चेंज हो जाएगा। तो मैं इसका कहूंगा प्रतिबिंब बिंदु, प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा, तो यहां से बेटा 2 तो 2 ही रहेगा और यहां पे क्या हो जाएगा -3। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 2 -3। तो 2 -3 है ऑप्शन के अंदर, बिल्कुल है सी ऑप्शन के अंदर।
और इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। तो a क्या है बेटा, x 2 है, x आपका 2 है, तो x आपका ये होता है ना, तो x आपका 2 है और y आपका कितना है, y आपका है 3, ये रहा। तो यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ये लो, ये मिला दीजिए, है ना। तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ, ये मैंने मिला दिया। अब क्या है, यहाँ से ये पॉइंट आपका कौन सा है बेटा, ये बिंदु है A, जिसको हमने 2 और 3 बोला है, ठीक है ना। अब उसके x एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब बिंदु बताना है, तो x आपका यही होता है, x इसके सापेक्ष। तो बेटा इसके सापेक्ष अगर हम बात करें तो ये 2 तो 2 ही रहेगा, और नीचे जो है वो बेटा आपका 3 क्या हो जाएगा, माइनस, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहां से x आपका कितना है 2 और y कितना हो गया बेटा -3। तो ये आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बिंदु बन गया, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हमें x के सापेक्ष निकालना हो तो बेटा x का मान रहेगा नियत और y का मान जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका सिंबल जो है, साइन है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 - 3। नेक्स्ट, बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 3 और 4 का y के सापेक्ष प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा। अब बेटा यहां पर आपको दिया गया है, देखिए जो बिंदु A है उसका 3 और 4 दिया गया है, जिसमें आपका x जो है वो 3 है और y जो है वो है 4, और आपको पता है कि y के सापेक्ष निकालना है, तो y का मान नियत रहेगा, x का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं इसका जो प्रतिबिंब बिंदु होगा, प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक तो वो क्या होंगे बेटा, आपने देखा y के सापेक्ष निकालना है ना, तो y का मान तो नियत रहेगा, x का चेंज हो जाएगा, -3 और 4, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो -3 और 4 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, -3 और 4। तो यहां से इसको ड्रॉ कैसे करेंगे वो और देख लीजिए आप। तो बेटा यहां पर देखिए x का मान आपका कितना है 3 और y का मान कितना है 4। तो x का मान आपका है 3 और y का मान आपका है 4, ठीक है ना, y का मान कितना है 4। तो y का मान है 4, वो आप ड्रॉ कर दीजिए। तो ये रहा y का मान 4। तो यहाँ से इसको मिलाइए और यहाँ से इसको मिलाइए, तो ये जो आपका बिंदु A है वो कितना आ गया, 3 और 4। अब आपको इसका रिफ्लेक्शन बिंदु बनाना है, यही सेम क्वेश्चन ही था क्या पीछे वाला, अच्छा 2 और 3 था, तो 3 और 4 है, तो इसके अंदर बेटा इसका रिफ्लेक्शन किसके सापेक्ष बनाना है, y के सापेक्ष बनाना है। ये भी ध्यान रखिए उसमें x के सापेक्ष था, तो यहां से y जो है वो आपका क्या है, ये x है, तो इसका इधर बनेगा। तो मैं यहां पर कहूंगा ये कितना था आपका, ये आपका था 3, तो बेटा ये आपका कितना था 4। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर बनेगा 4, तो ये आपका हो गया 4 और ये आपका क्या हो गया बेटा 3। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई, ये 3 पर आपको ड्रॉ करना है, ये भी ध्यान रखना। देखिए ये आपका 3 था, तो यहां पर 3 आपका यहां पूरा हो गया, ठीक है ना, और यहां से आपकी वैल्यू कितनी है 4। तो बेटा आपका जो x है वो कितना हो गया, -3 और y आपका कितना है 4। तो ये इसका हो गया रिफ्लेक्शन बिंदु, प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो सिर्फ आपकी वैल्यू चेंज होगी, x की, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर बेटा आ जाएगा -3 और 4। नेक्स्ट, बिंदु A जिसका मान है -4 और 3, तो इसका आपको रिफ्लेक्शन बिंदु बताना है x बराबर 1 के सापेक्ष। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपका अच्छा आ गया है तो ध्यान से सुनिए। इसमें बेटा आपको क्या दिया गया है, देखिए कि x बराबर 1 के सापेक्ष। अब आपको पता है कि x बराबर 1 है, तो बेटा x का मान तो 1 ये है, तो यहां से एक लाइन खींच देता हूं मैं, ये, ठीक है ना, और ये किसकी लाइन है,
x बराबर 1 की लाइन है, क्योंकि बेटा x का मान आपका 1 ये है ना, तो x बराबर 1 आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा आप देखिए कि a का मान है -4 और 3, तो माइनस का 4 और 3 कहां पे बनेगा, तो x बराबर -4, ये -4 है, और y बराबर कितना है 3, तो y बराबर 3 बेटा इसका प्लस जो होगा वो कहां पे होगा, वो यहां पर होगा, ठीक है ना, यहां पर। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। तो यहां से अगर मैं मिलाऊं कितना है, x बराबर -4 और y बराबर कितना है 3, तो ये चीज है, ठीक है ना, ये चीज। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका हमें बनाना है x बराबर 1 के सापेक्ष, तो कैसे बनेगा। तो अब ये देखिए कि ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी आप कहोगे कि सर ये दूरी जो है वो कितनी है, तो यहां से देखिए कि बेटा 4 तो ये दूरी है, एक ये दूरी है, 5 दूरी है ना, तो एक में इसमें 5 जोड़ दो, एक में 5 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना 6। तो बेटा यहां पर आपकी x की वैल्यू तो आ जाएगी 6, तो यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि 6 c में भी है और a में भी है ना 6। तो बेटा यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, और ऊपर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखिए इधर, तो यहां से आप देख सकते हो, तो ऊपर की वैल्यू है वो यहां पर आ जाएगी इस तरीके से, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि एक के बाद मैंने 5 जोड़ा, देखिए बेटा इधर 4 तो ये हो गया, एक ये हो गया, 5 दूरी है ना, तो इधर भी 5 जोड़ोगे, एक के अंदर 5 जोड़ोगे, कितना बन जाएगा 6, और ऊपर जो है वो ये यहां पर तो उतना ही रहेगा 3, तो यहां से मैं कह सकता हूं 6 और 3। तो बेटा यहां पर आपका जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, एक के अंदर जोड़ा मैंने कितना 5, तो बन गया कितना 6, तो 6 और 3 आपका कौन सा आंसर आ जाएगा सी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तभी पता चलेगा जब आपको पता होगा कि x बराबर 1 के सापेक्ष निकालना है। तो x बराबर 1 के सापेक्ष निकालना है, तो आपको पता है कि x की वैल्यू ऐसे लाई करेगी, तो आपको ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि x बराबर 1 की वैल्यू के सापेक्ष बोला है, समझ रहे हो ना बात को। तो बेटा यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही करते हैं, x बराबर 1 के सापेक्ष, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसने a की जो वैल्यू दी है पॉइंट, वो -3 और -4 दिए हैं, और यहां पर भी x बराबर कितना है 1 है। तो मैं काम करता हूं, x बराबर 1 के सापेक्ष एक लाइन खींच देता हूं, यहां पर इस तरीके से ये लाइन खींच दी, ठीक है ना। तो x बराबर 1। अब आपको पता है कि x का मान -3 है, y का मान -4 है, x का मान -3 और y का मान -4, तो x का मान है वो -3 है, और y का मान जो है वो कितना है -4, मतलब कहने का ये चीज है ना। तो बेटा ये लाइन बन रही है ना इस तरीके से, इस तरीके से ये लाइन बन रही है। ऊपर चाहे बनाओ ना बनाओ, नीचे तो बनानी पड़ेगी क्योंकि इसका पॉइंट लिया हमने। तो x बराबर ये -3 हो गया, और यहां पर कितना था बेटा, और आपका जो y है वो कितना है -4 है, तो y जो है वो -4 पर आप क्लिक कर दीजिए, ये रहा, है ना। अब मेरे को एक बात बताइए कि इतनी दूरी जो है वो कितनी दूरी है। अब देखिए बेटा यहां से अगर मैं बात करता हूं, तो ये मेरी दूरी कितनी है 3, और एक ये है 4, तो एक के अंदर अगर मैं 4 जोड़ूं, तो एक तो मेरा बिंदु बन जाएगा 5, क्या बन जाएगा 5, ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। एक तो मेरा बन जाएगा 5 बिंदु, ठीक है ना। क्यों जोड़ा, क्योंकि बेटा 3 ये दूरी है, एक ये 4 दूरी है ना, तो एक में 4 जोड़ा कितना आ गया 5, आ गया ना 5, और ये बेटा कितना है, ये तो आपका रहेगा -4, तो मैं यहां से कह सकता हूं ये चीज बन गई, और इसको हम क्या लिखेंगे 5 और -4, ठीक है। तो x का मान 5 और y का मान कितना आ गया -4, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा सी। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि किसके सापेक्ष निकालना है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि हमें निकालना है x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष ऊपर और नीचे होता है, ठीक है ना, ऊपर और नीचे, इसलिए मैंने लाइन ये खींची है ऐसे, x बराबर 1 के सापेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए y आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
बिंदु P है, उसके निर्देशांक है 2 और 3, तो y बराबर 2 के सापेक्ष प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा? तो उसने दे दिया है 2 और 3, और y का मान कितना है? 2। तो y का मान 2 है, तो पहले तो एक काम करिए कि y की वैल्यू 2 है, तो बेटा यहां पर एक लाइन खींच दीजिए, ये चीज, ठीक है ना। तो ये क्या है? y बराबर 2 के सापेक्ष है ना। y बराबर क्या है? 2 के सापेक्ष। अब हमें क्या करना है, देखिए, अब इसने बिंदु कौन सा दिया है? x का 2 और y का 3। तो x का 2, x का पॉजिटिव 2 आपका यहां पर होगा, है ना, और y का पॉजिटिव 3 कहां पर होगा बेटा? x का 2 और y का 3। तो ये y का आपका कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके सामने है। अब बेटा एक बात देखिए ध्यान से, तो अगर मैं कहूं तो इसका प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा? अब यहां से देखिए कि अगर मैं बात करूं, इसके एक ऊपर ये है ना, और यहां पर एक यहां है, तो बीच में ये आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आप बता सकते हो क्या? जब ये आपका कितना है? 3, ये कितना है? 3, तो यहां पर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। और यहां पर अगर ये देखो, अगर मैं ये बिंदु लेता हूं, तो ये बिंदु लोगे तो आपको पता है, अगर मैं ये बिंदु लेता हूं तो आपको पता है ये बिंदु का मान कितना होगा? रिफ्लेक्शन तो इसका ऐसे ही होगा ना। तो बेटा यहां पर देखिए, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो ये जो बिंदु है वो कितना आ जाएगा? 2 और 1। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 2 और 1। सॉरी, बी नहीं, ए, क्योंकि 2 और 1 किस में है? ए में है ना, बी में तो माइनस का 2 है। तो बेटा इसमें करना क्या है? दूरी सेम होनी चाहिए। अगर मैं कहूं यहां पर ये आपका y बराबर 2 वाली लाइन है, तो यहां पर भी दूरी देखिए इतनी है और इतनी इसकी दूरी है, उसका उतना ही रिफ्लेक्शन होना चाहिए। देखो, जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहां पर इतनी दूरी थी और इतनी दूरी इधर रखी। इस प्रकार जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर y वाली लाइन ये है, उसके पास अगर इतनी दूरी है तो उसके पास भी उतनी दूरी रखनी है। तो उतनी दूरी रखी तो मेरे पास x का मान कितना आ गया? 2, और y का मान इस यहां पर सामने देख सकते हो कितना होगा? 1। तो बेटा इसका जो आपका प्रतिबिंब बिंदु होगा वो क्या होगा? 2 और 1, ठीक है ना। कितना होगा? 2 और 1। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 8 का हल नहीं है? तो बेटा इसके अंदर आप वैल्यू पुट करके देखिए, 3x माइनस 4y बराबर 8। तो x की वैल्यू आपकी 4 और y की 1। अगर मैं यहां से देखिए, पहली वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, अगर मैं बात करता हूं x की वैल्यू बेटा 4 पुट करूंगा तो 3 चौके 12 है ना, और माइनस y की वैल्यू 1 रखूंगा, 4 एकम 4, तो इसका आ गया बेटा 8। आ गया ना, बिल्कुल 8। तो 8 आ गया तो बिल्कुल सही है ये तो। अब नेक्स्ट वाली देखते हैं, 3 इंटू एक्स, 8 दिया 24 माइनस 4 चौके 16, ये भी 8 आ गया। तो मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा देख लेते हैं। तो एक वैल्यू रखूं एक्स की जगह, 3 एकम 3 माइनस 4 चौके 16, तो माइनस का 13, ये गलत हो गई ना। और नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, 3 0 0 और उसके बाद में माइनस और माइनस का 2, तो 4 दूनी 8, तो माइनस का 8, तो इसका क्या हो गया? 0 प्लस 8 मतलब 8। तो यहां से आप देख सकते हो ये भी सही आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा हल नहीं है? तो आंसर इसका होगा सी। क्या होगा? सी आंसर। तो ये नहीं है, बाकी सभी के मान कितने आ रहे हैं? 8 8 ही आ रहे हैं। तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, बिंदुओं 2 3 और 5 6 के बीच दूरी ज्ञात करो। तो बेटा यहां पर जो आपके बिंदु दिए गए हैं वो देखिए, अगर मैं ए मान लेता हूं तो 2 और 3 इसके निर्देशांक है, और बी मान लेता हूं तो 5 और 6 इसके निर्देशांक है, ठीक है ना। तो यहां से ये आपका है x1, और ये आपका क्या है? y1, और ये क्या है? x2, और ये क्या है? y2।
तो अगर मैं ए और बी के बीच में दूरी निकाल रहा हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो बेटा इसके अंदर जब वैल्यू पुट करोगे तो x2 माइनस x1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, रूट 18। ठीक है ना बेटा। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो रूट 18 को हम बेटा लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 इंटू 9 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 9। तो मैं यहां से अगर 9 को बाहर निकाल दूं तो 3 आएगा, तो 3 रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा, 3 रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कुछ नहीं है, निर्देशांक दिए हुए हैं, ये फॉर्मूला होता है दूरी निकालने का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर दी, आपकी दूरी कितनी आ गई, 3 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु x3 5 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब की बार उसने दूरी दे दी और x का मान पूछ लिया। तो बेटा अभी मैंने आपको बोला था कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, वैल्यू पुट कर देता हूं, दूरी कितनी है 5। ठीक है ना। अब देखिए बेटा इसके अंदर x2 की बात करें तो x2 कितना है 5 है ना, तो 5 माइनस x1 कितना है x है का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 7 है माइनस y1 कितना है 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। बस इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा देखते हैं, 5 इज इक्वल टू, अब बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 पंजा 10x। ये बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 5 इज इक्वल टू, अब देखिए अब यहां से अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर, अंदर देखिए माइनस का 10x और 25 और 16 कितने होते हैं 41, ये बन गया ना। अब बेटा एक काम करो, इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो बेटा दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर लिख देना बेटा, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर 5 का स्क्वायर 25 है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41, क्योंकि इसका क्या है रूट कट जाएगा जब उधर स्क्वायर कर दिया। अब बेटा यहां से एक बात बताओ, इसकी एक कंडीशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 25 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 41 माइनस का 25, तो प्लस का बच गया 16 बराबर 0। ठीक है, ये मेरा एक समीकरण बना दिया मैंने, द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। अब 16 ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिसकी गुणा करने पर आना चाहिए 16 और जोड़ करने पर आना चाहिए बेटा 10, जोड़ या घटा करने पर। तो आपको पता है 8 और 2, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, और माइनस का 8 और माइनस का 2 ले लो तो बेटा यहां से माइनस का 10 बन जाएगा। तो मेरे को आंसर तो पता लग गया, 8 और 2 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन ए ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस 8 और माइनस 2 है बराबर 0 है, तो उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस का 2, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है ना। इसको सोल्व करके देखना है तो मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। देखिए ये बन गई ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस 16 बराबर 0, तो यहां से कॉमन क्या आ गया x, x माइनस 8
और यहाँ से -2 और x -8 बराबर 0। इसको आप सोल्व करके देख लो, वही चीज़ बन जाएगी। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 8x, माइनस का 2x और माइनस प्लस 2 8 16। अब बेटा हमारे पास दो फैक्टर बन के आ गए हैं। एक तो बन गया x -2 बराबर 0 और एक बन गया x -8 बराबर 0। तो यहाँ से x आ गया 2 और यहाँ से x आ गया 8। ये इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर हमें वहीं पता चल गया था। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? 2 और 8, मतलब ऑप्शन ए। तो बेटा इसमें दूरी दी हुई थी, कोई दिक्कत ही नहीं है, दूरी बराबर रखो, फार्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को पढ़िए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -2 1 5 4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंत विभाजित करता है। इस क्वेश्चन को करिए आप, जल्दी से आंसर बताइए मेरे को कितना आ रहा है। हाँ जी, तो इसके अंदर जो पॉइंट दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं पॉइंट देखिए बेटा। इसके अंदर सबसे पहले पता आप क्या करोगे, जो दिया हुआ है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं ए बिंदु की, -2 1 और बी बिंदु की बात करूं तो यहां से कितना आ जाएगा? 5 और 4। और ये क्या है बेटा? m1 m2 है। तो m1 आपका 2 है और m2 कितना है? 3। 2:3 के दो या 2/3 के दो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है, जब अंत विभाजित है तो बीच में प्लस आता है। तो यहां से बेटा क्या आता है देखिए, x बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड m1 प्लस m2। ठीक है ना। हमें क्या निकालना है? उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो वो बिंदु के निर्देशांक मैं मान लेता हूं p और x y है, तो x का मान निकल जाएगा यहां से। इसी तरीके से y का मान क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड में m1 प्लस m2। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूं x का मान के, m1 कितना है? 2 इंटू x2 कितना है? तो बेटा यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये मेरा जो है x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। अब क्या है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो m1 आपका 2 है, इंटू में x2 आपका 5 है। ठीक है, प्लस m2 कितना है? m2 आपका 3 है और x1 कितना है? -2 है। डिवाइड में m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। ठीक है बेटा। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 2 -6 डिवाइड में 5। तो 10 में से 6 गए 4, 4/5 आ गया किसका? x के निर्देशांक। तो x के निर्देशांक आ गया बेटा 4/5, जो एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। तो आपका सही है आंसर, परंतु यहां पर y का भी निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो y का निकालूंगा तो क्या करूंगा? m1 2 इंटू y2 कितना है बेटा? 4 प्लस m2 3 है और y1 कितना है? 1 डिवाइड में m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो आपको पता है कितना आएगा। देखिए 4 दूना 8, 3 एकम 3, 8 और 3 11, 11/5। तो यहां से निर्देशांक जो मेरे आ गए p के 4/5 और 11/5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो बेटा यहाँ पर सिंपल सा है, ये फॉर्मूले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। जब अंत विभाजन का हो तो बीच में आ जाता है प्लस, उसके बाद में ये x1 y1 होता है, x2 y2 होता है और m1 m2 दिया हुआ है। फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 5 -2 और ये आपको दिया गया ऐसा -1 से 1/2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में विभाजित करता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
सबसे पहले अगर जो दिया हुआ है वो बिंदु लिख लीजिए 5 और -2। और दूसरा बेटा अगर मैं बी बिंदु मान लूँ इसको, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस का 3/2, ठीक है ना, और 4। और यहां से अगर मैं बात करता हूं m1 m2 की, m1 की वैल्यू कितनी है 7 और m2 की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, जो दिया गया है वो मैंने लिख दिया है। और ये क्या है x1 और ये क्या है y1 और ये क्या है x2 और ये क्या है y2। ठीक है ना। अब क्या करने हैं, हमें निकालने हैं उस बिंदु के निर्देशांक। तो p x y मैं मान लेता हूं। अब बेटा यहां पर x और y के निकालने हैं, तो आपको पता है कि अगर मैं x के निकालता हूं तो m1 x2 इसके अंदर माइनस आएगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये आपका है रेखाखंड को 7:9 में विभाजित करता है। तो इसने ये बताया नहीं कि ये कौन सा है, अंतः विभाजन है या बाह्य विभाजन है। ठीक है ना, तो यहां पर उसको बताना चाहिए था बाह्य विभाजन होगा। तो करके देख लेते हैं, m1 x2 माइनस m2 x1, ठीक है, डिवाइड m1 माइनस m2। अगर मैं बाह्य विभाजन का केस लेके चलूं तो m1 y2 माइनस m2 y1 और डिवाइड में m1 माइनस m2। इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है ना, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो m1 कितना है, m1 बेटा आपका 7 है, इंटू x2 कितना है, x2 आप देखो माइनस का 3/2 है, कितना है माइनस का 3/2, और माइनस m2 कितना है, m2 आपका है 9, और x1 कितना है 5, डिवाइड x m1 माइनस m2 तो 7 माइनस 9। पहले हम इसी को सोल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो पता चल जाएगा कि ये अंतः विभाजन है या बाह्य विभाजन है। तो x बराबर 7 या 21 माइनस का 21/2 माइनस 9 5 45 और डिवाइड में 7 माइनस 9 से माइनस का 2। अब बेटा अगर हम इसको सोल्व करें तो 45 दूना 90 है ना, तो माइनस का 90 और माइनस का 21 कितना हो गया, 90 और 21 होता है 111। कितना होता है बेटा 111, और 111 बटे कितना हो जाएगा, 2 नीचे 4। तो 111 को अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 4 दूनी 8, बचा कितना 3 31, 4 7 28 और बचा कितना 3 27, सही 3/4। ऊपर भी माइनस का था नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, तो मेरा जो x कोऑर्डिनेट आ गया 27 सही 3/4। तो आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये बाह्य विभाजन था। क्या था, बाह्य विभाजन, एक्सटीरियर। तो बाह्य विभाजन है 7:9 में विभाजित करता है। तो बेटा हमारा जो आ गया पहला 27 सही 3/4 आ गया। इस तरीके से अब हम क्या किसका निकालेंगे, y का निकालेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, y का भी निकल जाएगा। देखिए y का निकालूं तो m1 y2, m1 कितना है 7 और y2 कितना है 4, माइनस m2 9 है और y1 कितना है माइनस का 2, और डिवाइड में m1 माइनस m2 मतलब 7 माइनस 9। तो यहाँ से देखिए 7 चौका 28 और 9 दूनी 18, माइनस माइनस का प्लस हो गया, और डिवाइड में माइनस का 2। तो 28 और 18 कितना होता है 46/2। अब एक माइनस है तो माइनस आएगा, तो माइनस का आ गया 23। तो बेटा y का -23 आ गया और x का आया था 27 सही 3/4। तो आपके जो कोऑर्डिनेट बन के आए हैं वो कौन से आए हैं, p, x का कोऑर्डिनेट कितना आया है 27 सही 3/4 और y का कितना आया है -23। ये हमारा आंसर आया फाइनल। तो बेटा ये आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो कुछ नहीं करना था, बाह्य विभाजन है तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए m1 x2 माइनस m2 x1, और नीचे भी माइनस का, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, और बाकी आपको वैल्यू ध्यान से पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। बस बेटा फॉर्मूले याद हो, आंसर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए
5x प्लस 6y बराबर 12, 15x प्लस 18y बराबर 6 समीकरण रेखाओं के लिए सत्य है। 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, 15x प्लस 18y बराबर 6। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ a1 आपका कितना है 5, a2 आपका है 15 इज इक्वल टू 6/18। क्योंकि मुझे यहाँ से पता चल रहा है ना 5 तिये 15 6 तिये 18, तो ये तो दोनों बराबर हो गए, परंतु 12/6 होता है 2, तो ये बराबर नहीं है 12/6, नहीं है ना बराबर। तो आप इसको देख भी सकते हो, देखिए 5 एकम 5, 5 तिये 15, 6 एकम 6, 6 तिये 18, परंतु यहाँ पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये बेटा कौन सा है, तो आप ये देख सकते हो, आपका ये होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में पहले बराबर होते हैं और लास्ट वाला बराबर नहीं होता है। अगर तीनों बराबर होते अनंत हल, और अगर पहले वाले दोनों बराबर नहीं होते अद्वितीय हल। तो बेटा इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा क्या, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, दो रेखाएं समीकरण एक दूसरे के लंबवत कब होगी। तो बेटा लंबवत कब होती है, जब आपका m1 m2 दोनों की पर्णवता का मल्टीप्लाई क्या आ जाए, -1। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। तो बेटा m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा, -1। नेक्स्ट, अब आपके पास दिया हुआ है यदि रेखाओं 4x प्लस 18y बराबर 1, 8x प्लस ky बराबर 2 के लिए अनंत हल विद्यमान हो तो k का मान ज्ञात करें। अब मुझे पता है कि अनंत हल में होता क्या है, अनंत हल में होता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ये होता है, तीनों बराबर होते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से भी देख सकते हैं, तो इनमें से कोई भी दो उठा लीजिए आप। तो 4x 8x, देखिए 4 दूनी 8, 1/2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर है ना। तो बेटा इसमें से कोई भी अगर मैं दो उठाऊं तो आप इनमें से कोई भी दो उठा लीजिए। 18 डिवाइड में k इज इक्वल टू 1/2, तो k का मान कितना आ जाएगा, 18 इंटू 2 मतलब 36, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी दो उठा लीजिए, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है ना, तो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो उठाना ही उठाना है। इनमें से चाहे 4/8 ले लो या 1/2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो k का मान आपका कितना आ जाएगा, 36। नेक्स्ट, यदि रेखाओं का युग्म 5x प्लस 7y बराबर 6 और 3x प्लस ky बराबर 13 समांतर हो तो k का मान ज्ञात करें। समांतर में सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है, m1 इज इक्वल टू होता है m2। क्या होता है, m1 बराबर m2 होता है, ध्यान रखना। और लंबवत के लिए होता है m1 इंटू m2 बराबर -1। तो पहले बेटा क्या करेंगे, मैं इसका पहले वाली कंडीशन का अगर मैं निकालना चाहूं m1, तो बेटा यहां से m1 क्या निकलेगा, m क्या होता है, माइनस का a बाई बी, बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में। तो माइनस का a कितना है 5 बटे में b कितना है 7, और m2 हमारा यहां से निकल जाएगा, तो माइनस का a माइनस का 3 बटा में k। अब क्या करेंगे बेटा, m1 बराबर m2 रखना है तो रख दीजिए, माइनस का 5/7 इज इक्वल टू माइनस का 3/k। तो यहां से आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5k बराबर 7 या 21, तो 21 5k बराबर 21 आ गया, तो k का मान आ जाएगा 21/5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 21/5। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन।
बेटा कुछ भी नहीं है जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना स्लोप कि m1 बराबर m2 होता है किस केस में, समांतर के केस में। तो मैंने क्या किया, पहले m निकाला इनका, m1, m का फॉर्मूला होता है माइनस a बटा b, तो ये a है ये आपका b है, तो माइनस का 5/7 माइनस का 3/k, उसके बाद में बराबर रखना था तो बराबर रख के किसका मान निकाल दिया, k का मान निकाल दिया। नेक्स्ट, यदि दो रेखा युगम kx प्लस 13y बराबर 23 और 8x प्लस 2y बराबर 13 परस्पर लंबवत हो तो k का मान निकालिए। तो यहां पर क्या है, kx प्लस 13y बराबर 23 और दूसरा है 8x प्लस 2y बराबर 13 और लंबवत है, तो लंबवत के लिए आपकी कंडीशन होती है m1 इंटू m2 बराबर -1। तो हम पहले क्या करेंगे, m1 और m2 निकाल देंगे। तो m1 और m2 निकालूंगा तो कितना आएगा, m1 बराबर माइनस का a मतलब माइनस का k बटा b कितना है 13, m2 निकालूंगा तो माइनस का a मतलब माइनस का 8 और b कितना है 2। अब क्या करना है, m1 इंटू m2 बराबर -1 रखना है। तो m1 कितना है बेटा, माइनस का k बटा 13 इंटू m2 कितना है, माइनस का 8/2 और बराबर में क्या है, माइनस का 1। ये लो इसको सोल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व जब मैं करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखिए बेटा पहली बात तो माइनस और माइनस जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8k बटे 13 दूना 26 और बराबर में क्या है -1। तो यहां से मैं कह सकता हूं 8k बराबर -26 हो गया, 8k बराबर -26, तो k का मान कितना आ गया, -26/8। और अगर मैं इसको काटूंगा तो इस किस पे कट जाएगा, ये 2 पे, 13 और 2 चौके 8, तो माइनस का 13/4 आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन सी है। तो k का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 13/4। तो बेटा इसके अंदर आपको प्रणवता का पता होना चाहिए कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। तो मैंने दोनों समीकरण के m1 और m2 निकाल लिए और इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बराबर -1 रख दिया। तो माइनस माइनस प्लस 8k 13 दूना 26 बराबर -1, 26 की 1 से गुणा किया माइनस का 26, k बराबर -26/8, जो सोल्व करने पर k बराबर कितना आ गया, माइनस का 13/4। तो इस प्रकार बच्चों हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त किया है। सारे टाइप के क्वेश्चन किए हैं बच्चों, आप भी प्रैक्टिस करके इनके क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, बहुत ही जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यूट्यूब चैनल पर भी आप dlife.fun पर जाकर डेमो के तौर पर वीडियो देख सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।